सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंडेट है या जो लेजिटिमेसी वो ट्रस्ट से आता है। ट्रस्ट इज द बेसिस ऑन विच वी ऑपरेट। आईना ऑफ द आईना। ऑर्गेनाइजर। सीएसओ में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सुशासन सुनते ही आपके मन में आने वाला एक शब्द अगर मैं कहूँ तो क्या होगा? मेरे हिसाब से वो सब हो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी। सुशासन से अकाउंटेबिलिटी। आपने जो एक लाइन अभी कही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा, उनमें से क्या टिप्स पे बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं? देखिए 7 चीजें हैं। प्लीज। हम उसे कहते हैं 7 स्टेप्स टू इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये सेक्टर का जो है वो एक तरह से इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि अब उसको एज अ आउटसोर्सिंग एजेंसी ट्रीट करने लगे। जी जी। मतलब नाउ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटिंग एज अ वेंडर, राइट। नॉट एज अ ऑर्गेनाइजेशन। आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि सक्षम बनना है तो सक्षम प्रोग्राम से सीखना पड़ेगा। आप सबने गुड गवर्नेंस के बारे में सुना होगा। गुड गवर्नेंस पे बहुत सारे अलग अलग बातें होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम एनजीओ या सीएसओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अलग अलग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आजकल लोग डेवलपमेंट पार्टनर्स भी कहते हैं, ऐसे सब नाम सुने और उनमें से उनके गवर्नेंस की बातें होती हैं। ये गवर्नेंस क्या है, कैसा है, ये सब की बातें हम आज यहाँ क्यों कर रहे हैं। आज आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि ISRN कई सालों से ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट करता आ रहा है और हमारा मकसद ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस कर सकें। और इसी सीरीज़ में, इसी श्रृंखला में आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमें आपके साथ साझा करने का एक बार फिर से मौका मिला है। और एक आज का जो मौका है वो थोड़ा अलग है और मुझे आपके साथ ये अत्यंत प्रसन्नता के साथ साझा करने में, शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि आज हम अपना जो सक्षम सीरीज़ हमने लास्ट एपिसोड के साथ शुरू किया था, आज उसकी ये दूसरी सीरीज़, दूसरा एपिसोड है सॉरी, जहाँ पर हम बात करेंगे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के गुड गवर्नेंस की। और जैसा कि हमने बताया था कि सक्षम जो परियोजना शुरू की गई है उसका उद्देश्य है कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे संस्थाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता वर्धन की। तो अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपका सक्षम परियोजना का परिचय, एक संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। आज का समय तेजी से बदलते परिदृश्य का समय है। समाज बदल रहा है, विकास की चुनौतियां बदल रही हैं और उनके समाधान के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर छोटे और मध्यम स्तर के संस्थाओं के लिए ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि वो अपनी संस्थागत क्षमता को मजबूत करें, समय के साथ स्वयं को ढालें और बदलती ज़रूरतों के अनुरूप अपने कार्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाएं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सक्षम कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिक सामाजिक संस्थाओं की क्षमताओं को सुदृढ़ करना, ताकि वो न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सकें बल्कि भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। यह कार्यक्रम सहभागी शिक्षण केंद्र, यूरोपियन संघ, वेल्थ हंगर हेल्पे, जिसको आप शॉर्ट में WHH के नाम से भी जानते हैं, के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इन सब ने मिलकर ISRN के साथ एक हम लोगों ने एक छोटे से जो हमारा ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट था उसको उन्होंने सहयोग किया और उस सहयोग के लिए हम आप सब की तरफ से इन सभी संस्थाओं को हृदय से उनका हार्दिक अभिनंदन और उनको धन्यवाद देते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं। ये सक्षम परियोजना के परिचय से मुझे लगता है कि आपको मालूम चल गया है कि हम इस जो आज का दूसरा एपिसोड है उसमें क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं एपिसोड पे अपने गेस्ट के बारे में बताऊं, विषय पर बात करूं, उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि
आप सब ISRN का एंजियो क्लिनिक पॉडकास्ट देखते हैं। आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, समूहों, अपने ऑफिस के लोगों के साथ साझा करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय को समझ सकें, उसकी गंभीरता को समझ सकें, सुन सकें और अपने जो अपनी क्षमता है, अपनी कैपेसिटी है, उसको बढ़ा सकें। आज का एपिसोड अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी अनुमति से, और उसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि जो सक्षम परियोजना का जो दूसरा एपिसोड है, उसका विषय जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। शुरू में जैसे मैंने कहा कि गुड गवर्नेंस ऑफ CSOs पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो स्वयं सेवी संस्थाओं में सुशासन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसको ध्यान में रखकर आज का ये विषय चुना गया। यह विषय जो है वो यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने उद्देश्यों की अनुरूप ईमानदारी और दक्षता के साथ कार्य करें, हितधारकों का विश्वास बनाए रखें। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जिनका नाम है श्री संदीप शर्मा जी। उनके अनुभव और विचारों के माध्यम से हम इस विषय को और गहराई से आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं आज के हमारे गेस्ट संदीप शर्मा जी का। संदीप शर्मा जी, जैसे मैंने बताया कि उनका एक विकास क्षेत्र में, डेवलपमेंट सेक्टर में 2 दशकों से ज़्यादा, मोर देन 2 डिकेड से ज़्यादा उनका अनुभव है। उनका पूरा सफ़र जवाबदेही, मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है, सशक्त और टिकाऊ संस्थाओं के निर्माण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने संस्थाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं तो गलत नहीं होगा। वर्तमान में वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस फाउंडेशन, जिसको हम FMSF के नाम से भी जानते हैं, उसके वो कार्यकारी निदेशक, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं के रूप में वो काम कर रहे हैं। भारत की जो FMSF संस्था है वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जो फाइनेंशियल क्षेत्र में जो जिसको लोग जानते हैं, जिसका 30 साल से भी ज़्यादा अनुभव है। संदीप शर्मा जी जो हैं वो नागरिक समाज संगठनों में सुशासन, वित्तीय प्रबंधन, कानूनी अनुपालन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जो लीगल कंप्लायंसेस का जो सब्जेक्ट है, जितना इम्पॉर्टेंट है, उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका है। श्री संदीप जी एक अनुभवी प्रशिक्षक और संगठनात्मक विकास विशेषज्ञ के रूप में, मतलब मैं अगर इसको इंग्लिश में कहूँ तो जो डेवलपमेंट प्रोफेशन के अंदर एक स्ट्रक्चरल जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसके वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने 500 से ज़्यादा कार्यशालाएं में पार्टिसिपेट किया है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको ऑर्गेनाइज किया है। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो फिनेंस मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन, स्पेशली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नेंस और लीगल कंप्लायंसेस, कानूनी जो अनुपालनाएं हैं, उनको पूर्ण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके विचार और अनुभव क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावशाली रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगा। और जो उन्होंने कई सारे, इतने कम आयु में कई सारे, और अपने इतने 2 दशक का जो उनका अनुभव है उसमें कई चर्चित पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं, जिनमें से जो मैं 1-2 नाम आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे WPO गवर्नेंस एंड लॉ इन साउथ एशिया, हैंडबुक फॉर सोशल ऑडिट ऑफ NGOs, फिनेंस एंड लीगल कंप्लायंसेस पे एक हैंडबुक है। IPO और कंप्रहेंसिव जो कमेंट्रीज हैं ऑन FCRA 2010, उनको भी लेकर उन्होंने अच्छी एक बुक लिखी है, जिसको मैं आप सबसे अपील करूँगा कि उसको लीजिए। आप जो FMSF है वहाँ पे आप लिख कर वो बुक मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये आपके ऑफिस में भी कई जो टेक्निकल लोग हैं जो इस विषय को समझते हैं, उन पे काम करते हैं, उनके भी काफ़ी काम आएगी। इसके अलावा वो कई नेशनल और इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें वो अपनी एक्सपर्ट सेवाएं देते रहे हैं, उनका उसमें एक अच्छा योगदान है। सामाजिक सलाहकारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और भारत में छोटे और मध्यम स्तर के जो गैर लाभकारी संगठनों की चुनौतियों को समझते हुए उन्होंने इंडिया डोनेट्स
प्लेटफॉर्म की स्थापना की। उसके वो इंडिया डोनेट्स के वो को फाउंडर भी हैं। जिस इंडिया डोनेट्स का जो उद्देश्य है वो संसाधनों की उपलब्धता को सरल बनाना, जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की ताकत को बढ़ाना, एक सशक्त और सक्रिय नागरिक समाज के समर्थक के रूप में भी श्री संदीप एक उभरते हुए मुद्दों पर नियमित रूप से लेखन और वक्तव्य देते रहे हैं। ऐसा उनका एक व्यक्तित्व रहा है और आज वो भारत के सामाजिक प्रभाव क्षेत्र के प्रमुख आवाजों में से एक हैं। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम आप आज हमारे जो गेस्ट हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, संदीप शर्मा जी, मैं आप सभी की तरफ से, आईएसआरएन पूरी टीम की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। संदीप शर्मा जी नमस्ते। आज आपने समय निकाला और आप आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आए और जैसा कि आपको मालूम है कि आप खुद WHO के प्रोग्राम पार्टनर हैं, जो सक्षम प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम लोग वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस का जो है कैपेसिटी बिल्डिंग है वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और आप उसका हिस्सा हैं। और आज आपने आकर इस कार्यक्रम में आप हम सब आपको सुनेंगे भी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और पूरे टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और ख़ास तौर पे मैं आपको आईएसआरएन को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरीके का क्लिनिक, पॉडकास्ट क्लिनिक आपने किया है जिसके द्वारा आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुँच सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे किया जाए, ये एक उदाहरण है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू। तो मैं पॉडकास्ट में क्वेश्चंस आंसर का जो सिलसिला है वो शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि हमारा ये आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट जो सक्षम प्रोग्राम की हमने एक सीरीज शुरू की जिसमें आज ये दूसरा एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम गुड गवर्नेंस इन CSOs में बात करेंगे कि सुशासन जो है वो कैसे स्वयंसेवी संस्थाओं के अंदर कैसे हो सकता है, क्या उसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आईएसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में हम 3 फेजेस में पूरे पॉडकास्ट को शूट करते हैं, जिसमें पहला जो राउंड है जहाँ पर हम डिटेल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे आपसे, कुछ अच्छे सवाल जो आज के विषय सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, उस पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड राउंड में रैपिड रिस्पॉन्स राउंड जिसे कहते हैं, जहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस क्विक आंसर्स के साथ हम लोग बात करेंगे। और थर्ड जो ऑडियंस राउंड है जिसमें जो हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो सवाल हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो ऐसा ये इसका एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को कोशिश करेंगे कि हम जितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं उतना बनाएं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखूं उससे पहले चाहूँगा कि आप कुछ अगर कहना चाहें आज के विषय को लेकर, अपने अनुभवों को लेकर, या फिर ओवरऑल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस का के बारे में अगर आपका कोई व्यू हो तो प्लीज़। आज का जो टॉपिक है गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया एज फार एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न। और क्यों है हम लोग विस्तृत में बात करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले संक्षिप्त में अपनी संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस फाउंडेशन जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में काम करते हैं। खास तौर पे हम लोग 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। हमारा निश एरिया, हमारी एक्सपर्टीज़ है। वी वर्क इन द एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड कॉम्प्लायंसेस फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारा मुख्य कार्य जो है इन्हीं 3 एरियाज़ में है। और संस्थागत हमें हमारा मानना है कि आपको सही प्रोग्राम करने के लिए, इफेक्टिव प्रोग्राम करने के लिए संस्था के अंदर सही सिस्टम्स होना जरूरी है। यू नो, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट गुड प्रोग्राम्स यू नीड टू हैव गुड सिस्टम्स एंड दीज आर फंडामेंटल। हैविंग अ गुड गवर्नेंस system within the organization, having a good financial management system within the organization, they are fundamental for ensuring that your programs are effective to enhance the development effectiveness for the impact that you are working towards. So that is the premise under which we work. So, you know, oftentimes we try to think that these are functions which are separate and not integrated. Our primary focus civil society organization ज़्यादातर सुनने में ये आता है, साहब हमको तो प्रोग्राम से मतलब, हम प्रोग्राम करते हैं, हमको फील्ड से मतलब है। लेकिन फील्ड में सही तरीके से प्रोग्राम करने के लिए घर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और उसी चीज़ पे हम फोकस करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसी भी प्रोग्राम में जाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है उस पे ही बिल्डिंग डिपेंड करेगी कि वो बिल्डिंग कितनी मजबूत है। तो बहुत अच्छी बात आपने शुरुआत की। एक एक इस बात से आपने जो कहा, मैं उसमें एक लाइन और आपसे जोड़ के सुनना चाहूँगा कि
एफएमएस जो है काफ़ी समय से काम कर रही है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग में, और एफएमएस का एक अपनी लेगेसी है। मतलब उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लीगल कंप्लायंसेस में, वॉलंटरी सेक्टर में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। ये आप इसको कैसे देखते हैं, और आज आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगता है कि एफएमएस अभी कितना, जो ओवरऑल गैप है उसको कितना रिफिल कर पा रहा है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एरियाज 30 years back, हम्म, nobody was interested, हम्म, honestly to tell you, because finance was considered to be a domain of accountants. यस, फाइनेंस है, अकाउंटेंट देख लेगा, हम्म, लीगल कॉम्प्लायंस फुलफिल करना है, ऑडिटर देख लेगा, हम्म, हम तो प्रोग्राम करेंगे. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, दैट यूज टू बी द फोकस. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी यूज टू टॉक अबाउट गवर्नेंस, when we used to talk about effective systems, effective finance, effective yeah, processes, nobody took us seriously when we हम्म, started off. ट्रू, It is with the changing time and the growing expectations and requirements that has evolved over a period of last 20, 30 years, this subject has become more and more important and more relevant. In today's time, unless you have a good system in place, you will hardly get any funders for that matter. Or if, and as I said, if you have to do your programs well, it's important that these systems are in place. So FMSF as an organization has always been focusing on strengthening the institutional systems of the organization. Our training programs, for instance, are not necessarily on skill building. We don't, for example, train accountants on how to write a voucher, but we would train an accountant or a CEO of an organization in terms of how do you develop a good accounting system in the organization. So our focus has always been on institutionalization of systems rather than skill. Skill building, of course, comes as part of the yes, package, but the focus is more on institution building. And I feel that in present time, the relevance and need of such a program or such an initiative is even more and more, given the way things have changed over last 10, 15 years. You have yes, experienced it yourself, that it is non-negotiable now. राइट। तो आपने सही कहा कि डेवलपमेंट सेक्टर का जो नेचर है उसमें फोकस ज़्यादा काम पे है, ना कि उसके जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वहाँ पर है। और जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, जो आज का टॉपिक भी है, गुड गवर्नेंस ऑफ सीएसओज, उसमें ये जो कंप्लायंसेस है या जो रिपोर्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिना इसके आप ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं ला नहीं ला सकते। सकते. तो मैं इस यहीं से अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करना चाहूँगा कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुशासन का व्यवहारिक रूप आप कैसे देखते हैं, और खास करके जो जमीनी स्तर की ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे इसको आगे ले जा सकती हैं, या क्या सुशासन उनके लिए कैसे संभव हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है. आई थिंक फर्स्ट हमें ये गवर्नेंस जो शब्द है, हम्म, इसको डिमिस्टिफाई करना जरूरी है. व्हाट डज गवर्नेंस मीन? सुशासन, जैसे कि आपने हिंदी यस, में इसका ट्रांसलेशन कहा. इफ यू ब्रेक डाउन द वर्ड गवर्नेंस, गवर्नेंस इफेक्टिवली मीन्स डिसीजन मेकिंग. अगर इसका आप एकदम लिटरल ट्रांसलेशन निकालेंगे, ये जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, इट मीन्स डिसीजन मेकिंग. सो कोई भी संस्था में एक डिसीजन मेकिंग पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, वो बहुत अनिवार्य है. राइट, So therefore, when we talk about governance and good governance of organization, it is about the decision making within the organization, right? Normally साधारण तौर पे जब हम गवर्नेंस सब सुनते हैं, हम इसको बोर्ड गवर्नेंस की तरह ले जाते हैं कि ये तो बोर्ड का काम है. राइट, गवर्नेंस मतलब बोर्ड है. But गवर्निंग बोर्ड governing गवर्नेंस, board governance, that is how normally we relate to it. यस, But actual में governance means decision making, because the board are in charge of the organization. Therefore, practically it is understood to be an aspect of board only, whereas it is about decision making within the organization. It could be at the board level, it could be at the management level. राइट, Because ultimately, if you see, board is the final authority within the organization, right? राइट, It's a group of people who have Right. come together for a certain vision राइट, and started in, let's say, a non-profit और संस्था शुरू की है उन्होंने. अब उस संस्था को चलाने के लिए उन्होंने स्टाफ हायर किए, सीईओ हायर किया, मैनेजमेंट हायर किया, ऑपरेशनल स्टाफ हायर किया, बट प्राइमरीली वो उनका विजन है, उनका एक ऑब्जेक्टिव सेट किया सही है. जिसके अंदर वो काम करते हैं. तो उसको सही तरीके से कार्य हो, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो है गवर्नेंस, एंड दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. और वो डिसीजन मेकिंग अगर सही नहीं हुआ
तो ऑब्वियस सी बात है कि संस्था सही रूप से चल नहीं सकती। देयरफॉर गुड गवर्नेंस का आज की माहौल में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दूसरा चीज़ इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक बिजनेस को जो अथॉरिटी मिलती है मार्केट से मिलती है। आप मार्केट में अच्छा सामान बेचेंगे, राइट, आपका राइट, सामान खरीदा जाएगा या राइट। अच्छा सर्विस लेंगे। सरकार का जो अथॉरिटी आता है वो लॉ से आता है। हुँ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंडेट है या जो लेजिटिमेसी वो ट्रस्ट से आता है। यस। ट्रस्ट इज द बेसिस ऑन विच वी ऑपरेट। आईना ऑफ द आईना ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइजर, तो ये गुड गवर्नेंस उस ट्रस्ट बिल्डिंग का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर है कि राइट। एक अच्छा गुड गवर्नड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट बिल्डिंग में मदद करता है। और हुँ, हमारा मैंडेट आता है ट्रस्ट से। जो भी हम कार्य करते हैं ट्रस्ट बेस्ड कार्य करते हैं। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। तो आपने ये बात जो कही उससे एक बात तो समझ में आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड गवर्नेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो उसको करना चाहिए। लेकिन अब दूसरा इसी से जुड़ा सवाल आता है कि जब ग्रास रूट लेवल पे हम काम करते हैं, जो मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बहुत फाइनेंशियली बहुत गुड नहीं हैं, तो उनको अगर ये गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अपने यहाँ इस्टेब्लिश करनी हो, तो क्या उसके टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है? उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि व्हाट आर द बेसिक सिस्टम स्ट्रक्चर, tools or practices that CSO should put in place to ensure good governance in their organization? Right. Yeah, another very important question Hmm. you've asked. I think there are three things which we need to understand when we talk about strengthening governance. First is having appropriate size and structure. Yes. Second is your board composition, and third is the policy and processes to do the governance of the organization. These things are very critical. If you don't have, if the size of your governance or size of your board is not appropriate to the scale in which you operate, that is not going to work. Yes. Right? Particularly for a grassroots level organization, where it is difficult to find people, at the Mm, grassroots. yes. So, and you cannot have one size fit all solution for everyone. You cannot Yes. compare a governance of a large institution based in a Mm, metro city with a smaller organization which is based in grassroots. So first is whether your size and structure is appropriate to what you are doing. That is number yes. one. Number two is that who are in your board. Mm, That is very critical. mm, Because as I said, non-profits or civil society organizations or volunteer organizations, we work in fiduciary capacity, right? Because the money that comes to us is not for us, it comes yes. from somebody else, Yes. and it is meant for somebody else. We are only the vehicle for We the are only the vehicle for that. So we community. hold that Yes. money in trust, in fiduciary capacity. Yes. So because we hold it in fiduciary capacity, the people who are in charge or the trust holder is very important. So therefore, Right. whether you need to Right. check whether you have the right people in the board. Right. Third is about processes. Yes. Your meetings, your resolutions, your records, these things are very important. So therefore I say these three things are important: size and structure, composition of your board, and the board processes that is followed within the organizations are vital for any organization to have a Very good governance nice. system. तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं क्या, अगर मैं टूल्स और प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ, तो प्रैक्टिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये सम प्रैक्टिसेस लागू करनी हो, तो मैं अगर सही हूँ तो आप मुझे करेक्ट जी, जी, करिएगा, जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि हमें अपने जो भी हमारी लीगल एंटाइटी है ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, हमें वहाँ पर जो भी हमारे बाईलॉज हैं, उस बाईलॉज के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर ऐसा हम कहें तो एक ये है जहां हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकते हैं कि जो हमने बाईलॉज में कहा है वो हम फॉलो करते हैं। जी, दूसरी बात आपने जो कही गवर्निंग बोर्ड की, और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका चयन, और जो गवर्निंग बोर्ड की प्रॉपर एक अकाउंटेबिलिटी के साथ उनको चुनना और सही लोगों को चुनना, और उनके उनकी जो एज पर द बाईलॉज उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना, जी, ये दूसरा पॉइंट मुझे लगता है। तीसरा पॉइंट आपने जो आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि हम अपने जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या जो हम लीगल ये फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली बुक कीपिंग करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसका प्रॉपर टाइम टू टाइम ऑडिट कराना,
और पब्लिक डोमेन में डालना, डोनर के साथ रेगुलर संवाद क्रिएट करना, फिर उनके जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना। अगर हम ये सब इतना अगर करते हैं तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि हम गुड गवर्नेंस के लिए हम जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो कर रहे हैं, या इनमें कुछ और जोड़ना चाहिए? मुख्यतः आपने सारी बातें कह दी। सो ब्रॉडली दोज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर गुड गवर्नड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है क्योंकि संस्थाएं बनी हुई थी बहुत साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब बाइलॉज बनाया गया था। और बाइलॉज उस हिसाब से नहीं बनाया गया था जो कि आज की रियलिटी को दर्शाता हो। तो क्या ये बाइलॉज अमेंडमेंट नहीं हो सकते? अमेंडमेंट ऑफ बाइलॉज, जहाँ तक सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी की बात आई, वहाँ पे बाइलॉज अमेंड होना इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, वहाँ पे हो सकती है। ट्रस्ट में भी हो ट्रस्ट में दिक्कत आती है क्योंकि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है एक धारणा बनी हुई है कि जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 रेगुलेट करता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 नहीं रेगुलेट करता है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जब रजिस्टर होता है, एक ट्रस्ट डीड रजिस्टर होता है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी रजिस्टर होता है, तो उसका एक मुख्य इश्यू ये है कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट है वो एक तो बदला नहीं जा सकता। तो ट्रस्ट डीड अमेंडमेंट का बिकॉज, और आप ट्रस्ट जब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जब रजिस्टर करते हैं, जिस तरीके से आप एनी अदर प्रॉपर्टी रजिस्टर करती है रजिस्टर के पास, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर रजिस्टर होता है, उसी तरीके से ट्रस्ट प्रॉपर्टी रजिस्टर करती है। बिकॉज कोई अथॉरिटी नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए, तो साधारण तौर पे अमेंडमेंट ऑफ अ ट्रस्ट एक जटिल मसला बन जाता है, जो कानूनन तरीके से जो किया जाता है वो सिविल कोर्ट में जाके करना होता है। या आज की डेट में ऑपरेशनली ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी संस्थाएं सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड बना रही है। ऑब्जेक्ट नहीं बदल सकता क्योंकि जो सेटलर ने जिस ऑब्जेक्ट के लिए सेटल किया वो नहीं बदल सकता, लेकिन संस्था को सही ढंग से चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस जो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, वो चीज कुछ हद तक बदला जा सकता है, टिल टू द एक्सटेंट की जो ट्रस्ट का जो कैरेक्टर है वो ना बदले। तो वहाँ पे थोड़ी जटिलता आती है। लेकिन इसमें जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे समझने की बात है कि हम अगर, लेकिन जो गवर्निंग बोर्ड है अगर वो 1/3 मेजॉरिटी में अगर कोई रेजोल्यूशन पास करता है तो आई थिंक ट्रस्ट में भी वो एप्लीकेबल है, और उसको अगर हम उसका डॉक्यूमेंट मीटिंग ऑफ मिनट्स अगर हम लोग दें और रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करके जो आपने सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड की बात करी वो निकलवाई जा सकती है, और उसको ये उसमें क्या कहते हैं कि उसको नोटिफाइड करा के, नोटरी से नोटिफाइड कराकर उसको ट्रस्ट डीड का हिस्सा बनाया जा सकता है। हम आपको सब रजिस्ट्रार के पास जाके सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड रजिस्टर करनी होगी। मैं वही कहा, अगर आपकी ट्रस्ट डीड लिमिटिंग नहीं है, अगर ट्रस्ट डीड में ऐसा प्रावधान दिया गया है जहाँ पे लिखा गया कि ट्रस्टीज को फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन वेल, certain amendments for running the organization, जो भी करना पड़े, that power is interested करके अगर ऐसा कोई प्रोविजन दिया गया है तब आसान बन जाता है। बहुत सारी ट्रस्ट डीड जो हम लोग मैंने इतने सालों से काम करते देखते हैं, इतनी लिमिटिंग रहती है कि वहाँ पे कोई चेंज करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में नहीं है, वहाँ पे काफी आसान है, बिकॉज वहाँ पे एक रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, जहाँ पे आप बाइलॉज अमेंड कर सकते हैं, एज यू सेड थ्रू अ बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन पास करके यू कैन अमेंड योर बाइलॉज। तो वो चीज ट्रस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो लेकिन ये डिपेंड करता है बहुत, संदीप जी ने जो बात कही है वहाँ समझने की बात ये है कि ये केस टू केस डिफर करेगा। जैसा उन्होंने कहा कि अगर आपके बाइलॉज में प्रोविजन नहीं है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट तो आप उसमें चेंज करना मुश्किल है, ऑब्जेक्ट को चेंज करना मुश्किल है, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को थ्रू बोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रोविजन नहीं है देन आप ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गवर्निंग बोर्ड को ही बड़ा पावर दिया गया है, पावर ऑफ अटॉर्नी के अकॉर्डिंग। हाँ जी, लेकिन ट्रस्ट के केस में ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ट्रस्ट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं चेंज हो सकता। ट्रस्ट में कहता है कि देयर आर 5 सर्टेनिटीज ऑफ ट्रस्ट। ओके, वन इज द ऑब्जेक्ट, जो कि जिस सेटलर ने जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट को सेटल किया था, क्योंकि सेटलर का क्या होता है ट्रस्ट में, एक बार सेटल कर दिया सेटलर का काम खत्म हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट के द्वारा चेंज। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको समझना है कि ऑब्जेक्ट नहीं चेंज हो सकता, ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो फिर उसका एक लंबा प्रोसीजर है जो कोर्ट के थ्रू ही हो सकता है। क्योंकि उस ट्रस्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहते हैं, जिसका मतलब है द इंटेंट ऑफ द सेटलर्स हैज टू प्रिवेल।
वेरी नाइस। ये That बहुत can अच्छा पॉइंट है, हालांकि समय भाग रहा है तेजी से, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कहीं डिस्कस नहीं होता, इसलिए हम इसको थोड़ा और एक इसमें प्रश्न जोड़ना चाहेंगे छोटा सा। कई ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि जो ट्रस्टी हैं, परमानेंट ट्रस्टीज हैं, वो धीरे धीरे या तो रिजाइन दे देते हैं, या फिर मान लीजिए ट्रस्टी की मृत्यु हो गई या उन्होंने किसी कारण से छोड़ दिया, तो क्या परमानेंट ट्रस्टी फिर से बनाया जा सकता है, या उस केस में या एक ही ट्रस्टी है तो वो भी चला सकता है, या क्या प्रोसीजर है ये परमानेंट ट्रस्टी और जो ये गवर्निंग बोर्ड के थ्रू जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा ये भी आप प्लीज जी, जी, बताइए। जी। जैसे कि आपने ट्रस्टी शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं ट्रस्ट के हम्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसी संदर्भ में हाँ, जवाब दे क्योंकि रहा हूँ। बाकी दोनों में तो इतने कॉम्प्लिकेशंस हाँ, नहीं है, ट्रस्ट में ज्यादा है, ज़्यादा इसलिए मुझे कॉम्प्लिकेशन। आपकी बात से ये ध्यान आया। हालांकि ये हमारा पार्ट ऑफ फ्रेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये हाँ, अपॉर्चुनिटी है हाँ। तो मैं आपसे पूछूं। तो ट्रस्ट के केस में क्या होता है कि जब ट्रस्ट शुरू में रजिस्टर होता है, एक सेटलर होना जरूरी है जो कि यस, सेटल करता है, यस, और उस ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए ट्रस्टीज होना जरूरी है, यस, जिसको फाउंडिंग ट्रस्टीज यस, या परमानेंट ट्रस्टीज, यस, डिपेंडिंग, डिफरेंट यस। टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं अलग 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 अलग। जगह अलग अलग यूज होता है। तो फाउंडिंग ट्रस्टीज को बहुत सारी जगहों पे लाइफ ट्रस्टीज, लाइफ टाइम ट्रस्टीज, लाइफ टाइम मेंबरशिप या लाइफ टाइम ट्रस्टीज या परमानेंट ट्रस्टीज, यस। जैसे कि आपने शब्द इस्तेमाल किया, उस हिसाब से लिया जाता है। ट्रस्टीड इस तरीके के ट्रस्ट में ये प्रोविजन जरूर रहता है कि नए ट्रस्टीज को कैसे लिया जाए। ओके। तो जो नए ट्रस्टीज को लिया जाता है, वो साधारण तौर पे फिक्स टर्म के लिए होता है, रिन्यूएबल रहता है, माने 2 साल का टर्म, 3 साल। 3 साल का टर्म, रिन्यूएबल। ज़्यादातर संस्थाओं में कहीं पे भी परमानेंट और कंपलसरी गैप का प्रावधान नहीं है। बहुत सारी जगहों पे देखने को नहीं मिलता है। हालांकि गुड गवर्नेंस आप पूछ रहे थे, गुड गवर्नेंस के हिसाब से कंटिन्यूटी और चेंज शुड बी देयर इन प्रॉपर बैलेंस। यस। तो तो वो तो जो बाईलॉज में प्रोविजंस हैं हाँ, उनके अकॉर्डिंग करना ही चाहिए। करना ही पड़ेगा। तो परमानेंट ट्रस्टी का जो मसला है, वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट डीड क्या बोलता है। अगर आपका ट्रस्ट डीड बोलता है कि दीज आर द परमानेंट ट्रस्टीज, जो कि लाइफ लॉन्ग ट्रस्टीज रहेंगे, और उनकी मृत्यु के बाद परमानेंट ट्रस्टीज, बहुत सारी जगहों पे ये भी देखने को मिलता है, परमानेंट ट्रस्टी खुद नॉमिनेट कर सकता है किसी व्यक्ति को जो कि परमानेंट ट्रस्टी बनेगा। तो ये प्रोविजन है क्या कि परमानेंट ट्रस्टी एक दूसरे व्यक्ति को परमानेंट ट्रस्टी बना सकता है अगर बाद में भी? अगर ट्रस्ट डीड में ऐसा प्रावधान दिया गया है तो, अगर ओके। नहीं दिया गया है तो नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मैंने देखा है ट्रस्ट, स्पेशली रिलीजियस ट्रस्ट मैंने देखे हैं, कई सारे ऐसे बंद पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर परमानेंट ट्रस्टीज अब नहीं रहे। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? ऐसे केस में अगर वहाँ पे उस ट्रस्ट, जिस जिस तरीके जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर उस ट्रस्ट में ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि नया ट्रस्ट नहीं लाया जा सकता, तब तो वो ट्रस्ट एक तरीके से डिफंक्ट बन जाता है। बट साधारण तौर पे ऐसा होता नहीं है। साधारण तौर पे आप नए ट्रस्टीज को लाके ट्रस्ट को चला सकते हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा था कि नंबर ऑफ ट्रस्टीज का क्या है। इंडियन ट्रस्ट के हिसाब से एक व्यक्ति भी ट्रस्ट बना सकता है। एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी हो सकता है, एक ही व्यक्ति ट्रस्टी भी हो सकता है, एक व्यक्ति में भी ट्रस्ट बन सकता है। और इंडिया में एग्जाम्पल्स है साधारण तौर पे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है एटलीस्ट 2 लोग, 2 मेंबर ट्रस्टीज मिनिमम, जो कि ऑपरेशनली लेकिन अगर देखा एक जाता है। व्यक्ति ट्रस्टी होगा तो एज पर द एफसीआरए रूल तो वो फिर सरवाइव नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 सिग्नेटरी होना चाहिए नहीं, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, वही मैं आपको जो बोल रहा था कि जो लीगली पॉसिबल है, इवन अ वन ट्रस्टी कैन फॉर्म अ ट्रस्ट। हाँ, राइट। Technically it is possible. हाँ, ठीक है। Operationally very difficult. हाँ, yes, Operationally very difficult. So therefore, normally you will find more than one trustee anywhere that you go. yes, FCRA law एक अलग मसला है। FCRA law में it does not talk about how many number of person needs to be in a trust. वो लॉ कुछ नहीं कहता। वो तो नहीं, लॉ उसको इज तो वो साइलेंट तो अबाउट सिर्फ दैट। जो फाइनेंशियल ये ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग रूल्स बने हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंग बने हैं। वो तो आप यू कैन हैव 2 मेंबर, यू कैन हैव 10 मेंबर, एफसीआरए लॉ को उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। प्रॉब्लम मैं जो आपको कह रहा हूँ कि टेक्निकली पॉसिबल है, ऑपरेशनली मुश्किल है। इसीलिए आप साधारण तौर पे मिनिमम 2 ट्रस्टीज नहीं हो सकते। देखा जाता है। बहुत अच्छा है ये, थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसलिए हम लंबा इस पे डिस्कशन किए।
बट आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन पे ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं, जो जिनका अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन है या उसके जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने संविधान या अपने मूल्यों के अनुरूप मानक नियमों को, नीतियों को कैसे विकसित करें, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। मतलब प्रैक्टिकली अगर आप देखिए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनको वो प्रोसीजर्स नहीं मालूम होते हैं। तो उस केस में कैसे कर सकते हैं, अगर आप बताएंगे तो अच्छा है। हाँ जी, इसमें जैसा कि मैं तब भी कह रहा था कि द चैलेंज देयरफॉर कम्स बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है वो हम्म। उस हिसाब से बने नहीं रहते जो कि हम्म। आपको गाइड कर पाए हम्म। संस्था को सही ढंग से हम्म। चलाने के लिए। हम जो इनकरेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, जिस तरीके से आप संस्था के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को सही चलाने के लिए हम्म। फाइनेंस मैनुअल बनाते हैं, हम्म। एचआर चलाने के लिए एचआर चार पॉलिसी पर बनाते बातें हैं, हैं। हम कहते हैं कि गवर्नेंस को सही तरीके से कार्यवान करने के लिए गवर्नेंस मैनुअल या गवर्नेंस पॉलिसीज बनाएंगे राइट। तो संस्था का गवर्नेंस प्रोसेसेस को सही ढंग से चलाने में मदद मिलेगी। ये पॉलिसी जो है एक तरीके से आपको रोड मैप दिखाता है कि हम्म। ये कैसे प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। हम्म। तो governance manual is a response in such a scenario where you don't have राइट। adequate constitution. But जब आप governance manual बनाएंगे, you have to keep in mind that any provision that you keep in the manual is हम्म। not in contrary to the original constitution of the organization. ओके। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता वहाँ पे हम्म। जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट करता हो यस। या कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड उसके करता हो। अलाइन ही होना चाहिए, हाँ, उससे उसके अलाइन अंदर करना। उससे अलाइन करते हुए उसको डिस्क्रिप्टिव वे में, बेटर वे में लिखा जा सकता है जो कि राइट। संस्था को मदद करती है। राइट। अभी इसको और थोड़ा हम डिटेल में जाएं तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि व्हाट आर द मिनिमम कंप्लायंसेस, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम दैट सीएसओ शुड फॉलो फॉर डोनर एंड रेगुलेटर्स, एंड इफ दीज आर फॉलोड properly, how can they also be aligned with the accountability towards the community? ये मेजर चैलेंज होता है बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर हम डोनर के साथ और डोनर के कंप्लायंसेस को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी वर्क इफेक्ट करता है। तो दोनों साथ में चले और वो भी अच्छा हो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्युनिटी डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो, ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी, मेरा पर्सनली मानना है कि कॉम्प्लायंस को हमें केवल एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की तरह ना देखते हुए कॉम्प्लायंसेस को एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर की तरह भी देखना चाहिए। राइट। क्योंकि एक एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाएगा जो कॉम्प्लायंट हो। अब संस्थाओं का कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट जो है डिपेंड करता है आप एक तो किस लॉ के अंदर आप रजिस्टर्ड है, आप ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 है, एक इनकॉर्पोरेशन लॉ इत्यादि जो यस। कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स रहता है। फिर आपका इनकम टैक्स का रिक्वायरमेंट राइट। कॉम्प्लायंस, अगर आप राइट। एफसीआर रजिस्टर्ड है तो एफसीआर का रिक्वायरमेंट है। राइट। तो ये तो हुआ जो आपका स्टेटूटरी कॉम्प्लायंसेस जो हम्म। आपको फुलफिल करना हम्म। है। हम्म। अब जो आप कह रहे हैं कि बहुत समय देखा जाता है कि संस्थाएं कॉम्प्लायंसेस में इतनी जुड़ी हुई रहती है कि उनका जो कम्युनिटी के प्रति जो जवाबदेहिता है वो वो कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं कम होने कॉम्प्रोमाइज लगती है, या कम होने की संभावना रहती है। संभावनाएं बढ़ जाती है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली संस्था जो एग्जिस्ट करता है वो कम्युनिटी के लिए एग्जिस्ट करता है राइट। और कम्युनिटी के तरफ हमारी जवाबदेहिता नहीं है। हम्म। If you are not accountable to them, generally upward accountability is there because donors give you money, therefore you have to यस। report it to them. यस। The state gives you a license to operate, therefore you have to report to them. But community, what about downward accountability? Aren't we accountable to the community with whom we work? Do राइट। community have the right to say please go away from here, we don't want your work? So वो एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है और इसका बैलेंस बनाना जरूरी है। इसीलिए संस्थाओं को सक्षम होना बहुत जरूरी है कि आपका सिस्टम जितने मजबूत हो कि कॉम्प्लायंस एक एडिशनल एक भार ना बने संस्था के ऊपर, बट पार्ट ऑफ द प्रोसेस हो। देखिए, Yes. अगर आपको कॉम्प्लायंस फुलफिल करना है, आपका मुख्यतः फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सही रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप Yes. अगर बुक सही से बनाएंगे, हम्म। अगर
तभी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तभी आपका ऑडिट टाइम पे होगा। ऑडिट टाइम पे होगा तो आप वेरियस इनकम टैक्स में हो, एफसीआरए में हो, डोनर हो, रिपोर्टिंग कर पाएंगे। अगर आपका पहले ही बुक सही से नहीं लिखा गया हो तो ना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम पे बनेगा, ना ऑडिट होगा, ना कॉम्प्लायंस कर पाएंगे। राइट। तो कॉम्प्लायंस को फुलफिल करने के लिए साथ साथ कम्युनिटी को जवाबदेही बनने के लिए, अकाउंटेबल बनने के लिए सिस्टम का स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जो सक्षम प्रोग्राम है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ये उसी एरिया पे फोकस करता है। How do we strengthen the organization so that compliance does not seem like a burden, but compliance is part of an organization, Yes. because community के तरफ भी जवाबदेही बनने के लिए we have to be compliant. आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि सक्षम बनना है तो सक्षम प्रोग्राम से सीखना पड़ेगा। तो ये अच्छा है। मैं आपसे, अगर मुझे आप अनुमति दें तो जल्दी से, आप क्योंकि टेक्निकल पर्सन हैं, आपने जो एक लाइन अभी कही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा, उनमें से क्या टिप्स पे बता सकते हैं, क्या क्या चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं? देखिए 7 चीजें हैं। हाँ प्लीज। हम उसे कहते हैं 7 स्टेप्स टू इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ पॉलिसीज। जो संस्था फर्स्ट स्टेप सेटिंग ऑफ द पॉलिसीज, राइट। जो फाइनेंस पॉलिसीज है, पॉलिसीज सही होना बहुत जरूरी है। वेरी नाइस। सेकंड स्टेप है बजटिंग, क्योंकि एनजीओस के केस में बजट के आधार पे प्रोग्राम चलाती है, संस्थाएं रन करती है, तो बजटिंग सही होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। थर्ड चीज है अकाउंटिंग सिस्टम, कि आपका अकाउंटिंग सही हो, बुक कीपिंग सही हो, ये बहुत जरूरी है। चौथा चीज है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है चेक्स एंड बैलेंसेस इन द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा चीज है आपका रिपोर्टिंग सही होना चाहिए। फोर्थ है इंटरनल कंट्रोल और फिफ्थ है रिपोर्टिंग, राइट। सिक्स्थ है ऑडिट। सिक्स है ऑडिट सही होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। स्टैट्यूटरी ऑडिट हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिट हो। ये ऑडिट का इंटरवल क्या रखना चाहिए? मतलब एनुअल ऑडिट तो ज्यादातर लोग कराते हैं रिटर्न फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो स्टैट्यूटरी। हाँ, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो है। ऑडिट में क्या होता है कि देखिए, जो स्टैट्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनुअल ऑडिट होता है। बहुत सारे डोनर प्रोजेक्ट ऑडिट्स अलग से कराते हैं, अलग से भी करते हैं। वो 6 मंथली ऑडिट होता है, जनरली देखा जाता है, हाफ ईयरली ऑडिट कराती है। इसके अलावा जो इंटरनल ऑडिट है, छोटी संस्थाओं, ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उतना अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उनकी उतनी टर्नओवर, उतना ऑपरेशंस होता नहीं है। बट मिड साइज टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल ऑडिट क्वार्टरली बेसिस पे नॉर्मली हो जाता है। और जो 7वां स्टेप है कॉम्प्लायंस। Very nice. So these are the 7 steps to effective financial management. So if you have if these 7 steps are in proper order, it will ensure that your financial management system is effective. Very nice. तो ये जो 7 मेजर स्टेप्स हैं, आप अगर फिनेंस मैनेजमेंट में इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपने मोर देन 50% गवर्नेंस मेंटेन किया है। आप ये स्क्रीन पर 7 स्टेट्स देख सकते हैं, 7 स्टेप्स क्या हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने संक्षिप्त में बताया है। आप चाहें तो इसको डिटेल में भी जाकर पढ़ सकते हैं। आजकल आपके इतने सारे सर्च इंजन हैं जहां पर आप अगर कोई भी आप सर्च करते हैं टॉपिक को, तो आपको उसके बारे में डिटेल जानने को मिलता है। तो ये जो 7 मेजर स्टेप्स हैं, मैं आप सबको ये अपील करूंगा कि इनको जरूर डिटेल में पढ़िए और अपनी जो फिनांस टीम है उनके साथ बैठकर इसको लागू करने की व्यवस्था करिए। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा होगा। अब मेरा ये जो बड़ा सेगमेंट है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस समस्या से गवर्नेंस सिस्टम को लागू करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। उनके अलग अलग चैलेंजेस हैं। पहले जब वॉलंटरी सेक्टर में हम आज से 15 साल पहले का अगर देखें दौर, तो उस समय बहुत सारे ऐसे डोनर्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को लेकर काम करते थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करते थे। इवन मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रपोजल्स के अंदर एक प्रोविज़न रखा जाता था जिसमें ना सिर्फ प्रोजेक्ट टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग के होता था, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी एक फंड, एक बजट मार्क किया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे फंड भी कम होते गए और डोनर्स भी चेंज होते गए, और अब आज की डेट में अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को लेकर बहुत कुछ हो नहीं रहा है। तो अब जो ये चैलेंज है, इसको आप कैसे देखते हैं? और मेरा एक सीधा सवाल है इसमें, इस समस्या को एड्रेस करते हुए अगर आप बताएंगे कि आज भी क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ओडी को लेकर काम करती हैं? जी, ये अच्छा सवाल है। जैसे कि आपने कहा, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ स्पेशली जो विदेशी संस्थाएं फंड करती थी,
उन केसेस में देखा जाता था कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ संस्था की क्षमता वृद्धि किस तरीके से किया जाए, उसके ऊपर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि बहुत कम हो रहा है और आज की डेट में बहुत बहुत ही ज़्यादा कम हो कम गया। हो गया है। इनफैक्ट इवन नाउ इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर मोर इनटू प्रोजेक्ट फंडिंग। यस। वो कोर फंड या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड वहाँ से आना लगभग बंद हो गई है। कुछ गिने चुने एक दो हाथ बंद नहीं हो गया संदीप जी इसमें, बल्कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन बजट के साथ 10% एडमिन कॉस्ट या जो प्रोफेशनल फीस भी डालती थी, जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में वो यूज करते थे, वो भी अब वो भी लोग नेगोशिएट करने लगे हैं। मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में मैं क्या बताऊं, अगर मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि अब ये सेक्टर का जो है वो एक तरह से इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि अब उसको एज अ आउटसोर्सिंग एजेंसी ट्रीट करने लगे जी हैं। जी जी मतलब नाउ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटिंग एज अ वेंडर, राइट नॉट एज अ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो चैलेंज है ये बहुत मेजर चैलेंज है, और इसके कारण आप देखिए कि जो अच्छी ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो मिशन मोड में काम कर रही हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव ही सेवा है, वो उनके लिए बहुत चैलेंज हो गया है इस तरह का काम करना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत चैलेंज हो सॉरी, बीच में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, नहीं लेकिन नहीं आप कुछ आप कह रहे थे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जो कहा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं उसमें बस जोड़ना चाहूंगा एक ही चीज कि आज जो प्रोजेक्ट देते हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि हम स्टाफ की सैलरी नहीं देंगे। हाँ, यस। ये भी सुनने को मिलता है कि हम सैलरी नहीं नहीं, दे आप सुनने कह रहे हो, हम लोग ऐसे कुछ प्रोजेक्ट कर चुके हैं जिसमें वो कहते हैं कि एचआर कॉस्ट आप हटा के हटा प्रपोजल दीजिए। तो तो उनसे हमने बड़ी बातें की, हमने कहा कि साहब एचआर नहीं होगा तो करेगा कौन प्रोग्राम ये कैसे प्रोजेक्ट? बोले वो आप कहीं से कॉस्ट आप प्रोग्राम से निकालिए, वो हम नहीं जानते। तो हमने कहा इसका मतलब आप करप्शन प्रमोट कर रहे हो कि भाई अगर हम प्रोग्राम से पैसा एचआर का मैनेज करेंगे तो वो हम हाइड करके ही करेंगे, हम ओपनली तो कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे बजट में प्रोविजन नहीं है। तो इनडायरेक्टली आप करप्शन के लिए हमें रॉन्ग प्रैक्टिसेस के लिए बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा जो भी हो, अब ये तो हमारे यहाँ प्रोविजन है, आप कर नहीं सकते। तो ये तो है, आप जो कह रहे हो एकदम ठीक है। वो गलत धारणा है वो, क्योंकि स्टाफ पास एक लेजिटिमेट हम्म, एक्सपेंस है, बिना स्टाफ के प्रोग्राम हो नहीं हम्म, सकता। और जो कार्य करता है उसका बेसिक इसीलिए पेमेंट कभी होना कभी जरूरी मुझे लगता है संदीप जी, आप तो इस सेक्टर के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, इतने सालों का अनुभव है और टेक्निकल एक्सपर्ट हैं आप। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो वॉलेंट्री सेक्टर में वॉलेंट्रिज्म है ना, ये सिर्फ नाम का रह गया है। क्यों? क्योंकि वॉलेंट्रिज्म तो कुछ रहा नहीं है। और दूसरा जो इसको लेकर कोई ऐसा एपेक्स बॉडी या कोई ऐसी रेगुलेटरी नहीं है जो इस सिस्टम को समझे और उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे या उनके अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशंस डिजाइन करे। राइट ये राइट कहीं ना कहीं एक एक बड़ा मिसिंग है, गैप बहुत मिसिंग है। दिखता है, बिल्कुल जिसकी जरूरत है, जिसको रीऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने की। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ साल पहले कुछ काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया था, हम्म, बातें हुई थी, बात हम्म, हुआ था कि जैसे MSSR कहते थे, मल्टी हम्म, स्टेट सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि हम्म, हर स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अलग अलग तरीके से ट्रस्ट रजिस्टर यस, होती है। यस, तो उस वजह से गवर्नमेंट का ही पहल था कि एक हम्म, मल्टी स्टेट सोसाइटी हम्म, रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि सेंट्रल एक्ट तरीके से आए, जाके हम्म, सारे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो, तो एक सेंट्रल यूनिफॉर्मिटी पॉइंट पे हो सके। यूनिफॉर्मिटी हो सके, यस, सेल्फ रेगुलेशन हो सके। इन यस, चीज़ों पे काफ़ी चर्चा हुई, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ी नहीं हम्म, वहाँ पे। बट टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, दैट इन प्रेजेंट टाइम ऑफ कोर्स देयर इज वेरी लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल, बहुत लिमिटेड है। कोई एक आध ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना चाहेंगे जो जैसे सपोर्ट कर रहा हो अभी अभी? एक आपका साउथ में ये ध्वनि फाउंडेशन है, ध्वनि जो कि फाउंडेशन। सोशल इम्पैक्ट स्पेस में काम करती है, लेकिन ओके। काफ़ी हद तक वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में काम करती है। हम्म, रिसेंटली दिसंबर लास्ट 25 को हमने एक मीटिंग में भी गए थे, जहाँ पे करीबन 25-30 ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में काम करती है, वो लोग आए थे। नहीं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत हैं, जैसे आईएसआरएन हम लोग भी काम अभी करते करते हैं, हैं, आप भी अभी करते एफएमएस भी उस पे काम करता है। मतलब वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं जहाँ नेटवर्क है, जैसे हमारा नेटवर्क है, आपका है, ऐसे कई लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर या उनकी सीवी के लिए काम करते हैं, लेकिन डोनर भी कोई है फंडर क्या? फंडर हम्म, बहुत कम है, हम्म, बहुत कम है। वो फोर्ट फाउंडेशन कुछ हद तक करती है। हम्म, एटी चंद्रा सोशल जो CSR फाउंडेशन में मैंने उनका नाम सुना है। हमने खुद तो काम किया नहीं खुद कभी नहीं उनके किया। साथ, बट मैंने सुना है कि वो लोग भी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे करते हैं फंड करते हैं, साथ में। बट बहुत ओके, लिमिटेड नंबर्स है, बहुत ओके, ओके। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ये राउंड। मुझे उम्मीद है कि हमने डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। अब हम नेक्स्ट अपने सेकंड राउंड की तरफ बढ़ेंगे, जो रैपिड रिस्पांस राउंड है, जहां पर
हम छोटे छोटे क्वेश्चन संदीप जी के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसके क्विक आंसर दें जिससे कि हम इसको कवर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है कि सीएसओ में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सुशासन सुनते ही आपके मन में आने वाला एक शब्द अगर मैं कहूँ तो क्या होगा? मेरे हिसाब से वो शब्द हो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी। सुशासन से अकाउंटेबिलिटी आता है। वेरी नाइस। सो अकाउंटेबिलिटी अगर है तो सुशासन आएगा, ऐसा कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पॉलिसी एवरी सीएसओ मस्ट हैव नो मैटर इट्स साइज, I think यस और नो? yes, Yes. Every organization should have policies. Yes. The question is whether every organization should have a policy. Yes, policy. Yes. Yes. Yes, of Yes. course they have to have policies. Without policies, it is like walking without having a roadmap. Hmm. Policies helps you to run in a particular manner. Yes. So without policy, you cannot govern your things. Then it will be ad hoc. Yes. You will do it Yes. your way, the other one will do it Yes. the other way. Yes. So there has to be some guiding Very nice. factor. So third question है, can a small CSOs have strong governance? Yes or no? Absolutely yes. छोटी संस्थाओं के लिए भी बहुत- जरूरी है। बहुत जरूरी है और बहुत सारी छोटी संस्थाओं का गवर्नेंस मच मोर इफेक्टिव है बहुत सारे लार्जर ऑर्गेनाइजेशन से भी। तो ये आप गलत धारणा है। हाँ, ये मैं गलत यही धारणा। कहने जा रहा था, इन्होंने बात संदीप जी ने सही क्वेश्चन को पकड़ा है, ये इसीलिए क्वेश्चन डाला क्योंकि बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हम तो बहुत छोटे साइज में काम कर रहे हैं, हमारे लिए गवर्नेंस क्या चीज है। तो बहुत अच्छा आपने कहा कि ये बहुत जरूरी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ सीएसओ, स्ट्रॉन्ग सिस्टम और कम्युनिटी डेवलपमेंट? बोथ बोथ, दोनों जरूरी है। विदाउट स्ट्रॉन्ग सिस्टम कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन रैपिड रिस्पांस राउंड का, हाउ कैन गुड गवर्नेंस हेल्प सीएसओज इन स्केलिंग अप, गेटिंग मोर प्रोजेक्ट्स और फंडिंग सपोर्ट? As I said, good governance means accountability. If you are accountable, you build trust. If you build trust, your opportunity to access funds obviously will increase. I mean, if you have a good governed organization, means that you are an accountable organization. You have developed the trust, and in present times, particularly, you see whether it is CSR funding, whether it is any institutional funding or foreign funding, no organization is going to fund you without doing due diligence. That has become a basic requirement. And in due diligence, one of the key elements that is looked into is the governance practices of the organization. So, even from a funding point of view, this has become non-negotiable. Unless you have a good governance system in place, your opportunity to access fund gets limited. So, by having a good governance, your possibility of accessing funds also increases. At the same time, a good governance organization will also implement programs effectively, leading to higher impact. वेरी नाइस। तो जैसा आपने संदीप जी ने कहा कि जो गवर्नेंस और लाइक फंड और जो कम्युनिटी प्रैक्टिसेस डेवलपमेंट है वो दोनों ज़रूरी है और दोनों के बिना आपके पास डोनर नहीं आ सकता। तो आपके दोनों कॉर्नर अगर स्ट्रांग हैं तभी आप आगे मूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अब हम जो हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम ऑडियंस क्वेश्चन पूछते हैं, संदीप जी हम लोग जब भी टॉपिक डिसाइड करते हैं तो पहले हम जो सेट ऑफ गेस्ट की प्रोफाइल है प्लस जो सब्जेक्ट है उसका एक कॉन्सेप्ट नोट अपनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर करते हैं जो भी हमारे पास डेटाबेस है, और वहाँ से हमारी कोशिश होती है कि उनसे भी हम क्वेश्चंस पूछें और कहें कि अगर आप के पास भी अगर कोई इससे जुड़े सवाल हैं या आप हमारे गेस्ट से डायरेक्ट कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फील्ड से आते हैं और उसके बाद जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक उनको हम रखते हैं। आज हम कुछ सवाल हम लोगों ने आपके लिए जो हमारे ऑडियंस ने पूछा है वो उसको प्लान किया है। टोटल 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है, मैं उनका नाम ऑर्गेनाइजेशन का लूँगा और उसको पूछने के लिए अपने जो ISRN टीम के सदस्य हैं उनको बुलाऊंगा कि वो आपसे वो सवाल पूछें। तो ऑडियंस क्वेश्चन का जो पहला सवाल है वो पूछा है चाइल्ड केयर सोसाइटी जो बिहार में है, चाइल्ड केयर सोसाइटी, और इनका सवाल है पूछने के लिए मैं अपनी कलीग हर्षिता को बुलाना चाहूँगा। हर्षिता, आप संदीप जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। Hello sir, my name is Harshita and my question is many small NGO don't have a formal board that actively guide them. In such situations, how can they begin strengthening governance in a meaningful way?
सो ये जो चाइल्ड केयर का जो प्रश्न है, हर्षिता जी ने जो मुझे अभी ये सवाल रखा, देखिए फॉर्मल बोर्ड इज अ misnomer. Why am I saying this? Because the moment you are registered as an entity, whether it as a trust society or a Section 8 company, you have a board in place. The problem happens when the board becomes only a formal board or board which only exists for compliance purposes. There the problem happens. I think the issue, but what I understand is that if you don't have a fully effective board in place, how do you manage the governance aspects of the organization? As I said in the beginning, for a good governed organization, one of the critical component is board composition. Therefore, it is imperative that you bring good people into the board. It need not be a very large board. It could be a small number of people there, but having right kind of people who are interested in the objects and vision of the organization is extremely important. So first, for you, it is important that you have right people on your board who are interested in the work of the organization. वेरी नाइस। तो जैसा संदीप जी ने कहा, उन्होंने पहले भी ये बात को बताया था डिटेल में। तो आप अपने बोर्ड में जो भी बोर्ड मेंबर्स का चयन करते हैं वो अच्छा करें, और उनकी प्रोफाइल आपको न सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन विजिबिलिटी, ब्रांडिंग और उसके जो ओवरऑल स्वरूप है उसको बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि डोनर के सामने भी एक अलग इम्प्रेशन क्रिएट करेगी। संदीप जी, मेरा एक और क्वेश्चन है, जो ऑर्गेनाइजेशन मदरहुड वेलफेयर फाउंडेशन है वेस्ट बंगाल से, जहाँ से आप आते हैं, तो वेस्ट बंगाल की ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्वेश्चन पूछा है उसको पूछने के लिए मैं अपनी कलीग डॉक्टर रीता को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर रीता, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन विद संदीप जी। Hello, sir. Myself, Dr. Rita Rana, and I wanted to ask that nowadays administrative or professional fees in many projects are getting reduced. In such a situation, how can CSOs sustain themselves, and what are the alternative provisions for organizational development? Yeah, it is a big challenge. Dr. Rita, the question that you're asking, it's a big challenge because there is a limit placed. Most of the donors now say that they would fund maximum up to 8%, some say 10%. Under FCRA law, for instance, it's just 20%. The underlying challenge is also what is administrative expenses. Many times, the salary of program staff is also considered to be administrative expenses, which should not ideally be the case. So when you do your budgeting, you have to be careful in terms of preparing a budget so as to allocate cost in respective areas based on the function. So if a program staff salary, to my mind, should be your program cost rather than an admin cost, because those are not administrative expenses, whereas your accountant salary or support staff salary would be your administrative cost. So you have to develop the budget which would ensure this, but it is a reality that in present times funders are cutting big time on the administrative part of the budget. We discussed this aspect also quite in detail, how challenging it has become in present time. वेरी चैलेंजिंग। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉडकास्ट, मैंने 5 बोले थे लेकिन सॉरी वो 3 ही थे क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट आस्क्ड फ्रॉम द पंजाब स्टेट, one of the organization name of मेरा पिंड 360 फाउंडेशन। मेरा पिंड 360 फाउंडेशन पंजाब के जो हैं उन्होंने पूछा है, और इस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं दिव्यांशी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आपसे सवाल पूछें। Good afternoon, sir. My name is Divyanshi, and my question is: in today's context, the public trust and scrutiny around civil society are increasing. How does a good governance can contribute to organization legitimacy and credibility? Legitimacy. I think we've discussed this question quite in detail earlier also. Good governance is fundamental to building trust, and in present climate where the questions around accountability is increasing, a good governed organization is better placed to meet those questions of accountability, questions of legitimacy, which we have discussed quite in detail when we were in the a brief while ago. बहुत अच्छा आपने इसका आंसर दिया, और मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं हमने कवर किए, लेकिन एक मेरा सवाल है, मैं आपसे इस मौके का फ़ायदा उठाकर पूछना चाहता हूँ थ्रू दिस पॉडकास्ट कि एफएमएस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी समय से काम कर रही है, जैसा मैंने बताया। आप दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है और पूरे देश में लोगों के साथ जुड़े हैं।
अगर मान लीजिए किसी ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपके से कोई फाइनेंशियल या लीगल कंप्लायंसेस या प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड ही अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है और वो पूछना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्योंकि सक्षम प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं और क्या जरिया हो सकता है, वो आप अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी। एक तो हम लोग के बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो ओपन टू ऑल है। फॉर इंस्टेंस हम बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, कंप्लायंसेस पे, गवर्नेंस पे, जो कि ऑनलाइन मोड पे चलता है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इंडिया में, इवन इंडिया से बाहर भी जो इस कोर्सेज से जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। दूसरा मुद्दा जो है, जो अगर आपके यहाँ पे कोई स्पेसिफिक समस्या है जिसकी आपको सुझाव चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो हम एक हेल्पलाइन रन करते हैं जिसका ईमेल आईडी है fmsf@fmsfindia.org। आप इस हेल्पलाइन पे अपना क्वेरी भेज सकते हैं और हमारी जो रिसर्च एंड लीगल टीम है उसका जवाब विद इन 3 days आपको दे देती है। सो वी हैव अ डेडिकेटेड टीम which वेरी नाइस। works, and we do it, through on an average we receive 15 to 20 queries every day, ओह, वेरी which is नाइस। responded on time. So this is what I would suggest, that anyone who needs an advice on finance, governance or compliances, you can write to us in this helpline and we'll be happy to respond. वेरी नाइस। तो आपने सुना कि जो संदीप जी की ऑर्गेनाइजेशन है, फिनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज Foundation. फाउंडेशन, ये पूरा नाम है, मैंने शुरू में लिया था इसलिए मैं बीच बीच में रिपीट नहीं किया, शॉर्ट फॉर्म में ही मैंने FMSF बोला। तो ये आप FMSF की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे आपकी वेबसाइट पे लिटरेचर भी हैं बहुत सारी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से कई सारी बहुत अच्छी बुक हैं, जैसे मैंने शुरू में संदीप जी के परिचय में बताया कि उन्होंने खुद कई सारी बुक्स लिखी हैं और बहुत अच्छी बुक हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आपको फाइनेंस और लीगल कंप्लायंसेस को समझना है तो आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और उन्होंने जो एक हेल्पलाइन चालू की है जिसमें एक मेल आईडी है जो आप स्क्रीन पे भी आप हमारे देख सकते हैं, आ रहा है इस पॉडकास्ट के अंदर, और हम लोग चैट बॉक्स में भी ये डाल देंगे उसको, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। दोनों में जरूरी है आपका प्रयास, क्योंकि आप ये जो जानकारी है वो हम आपको देने का काम सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन उस जानकारी का अगर लाभ उठाना है, उससे उसके आगे बढ़ना है, उसका फायदा लेकर अपनी टीम को, अपने और आसपास के ऑर्गेनाइजेशन को अगर जागरूक करना है, कि उनको कैपेबल बनाना है, तो आपको आगे आना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक कोशिश है कि हम आप तक जानकारियों को, जो डेवलपमेंट सेक्टर के सवाल हैं, उनके जो बेस्ट आंसर हो सकते हैं वो हम पहुंचाएं। और जो ये वेल्थ हंगर हिल्फे और सहभागी शिक्षण केंद्र, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस फाउंडेशन और यूरोपियन कमीशन, ये सब के जो प्रयास से, और ISRN का जो एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट है, इन सब के प्रयास से जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इन सब का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक और एक है कि ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग हो। क्योंकि आपकी अगर क्षमता में वृद्धि होगी तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नहीं बढ़ेगी, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है, जिसके लिए आपने संस्था खड़ी की है, उससे, उस काम से उस कम्युनिटी या जो अंडर प्रिविलेज जो पॉपुलेशन है उनको फायदा मिलेगा। और अल्टीमेटली उनको अगर फायदा मिलेगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पूरे होंगे, SDG गोल पूरे होंगे, और हम सब मिलकर डेवलपमेंट के काम में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर हमें लिखिए, बताइए, फीडबैक दीजिए। अगर आप जो भी हमें लिखेंगे हम उसको आगे आने वाले समय में आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम आगे के एपिसोड्स और अच्छे बनाएं, जिससे कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सकें। अंत में एक अपील मैं करना चाहूँगा कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि इस एपिसोड को लाइक और फॉरवर्ड करिए या सब्सक्राइब करिए कि ये एपिसोड की पब्लिसिटी हो, इसलिए नहीं हम आपसे अपील कर रहे हैं। हम अपील इसलिए कर रहे हैं कि ये जो प्रयास है उसका एक हिस्सा बनिए, जो सक्षम प्रोग्राम है उसका एक हिस्सा बनिए,
क्योंकि आप हमारे एक मीडियम माध्यम बन सकते हैं इस सूचना को और लोगों तक पहुंचाने का। तो आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना फॉरवर्ड करेंगे, उतने ज़्यादा आप अपने मित्रों को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने का एक हिस्सा बन पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इसमें जुड़िए, इस अभियान का हिस्सा बनिए और इसको जितना ज़्यादा पॉपुलराइज कर सकते हैं उतना करिए। आज आप हमारे साथ आए, आपने हमारा एपिसोड देखा, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम की तरफ से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं जाने से पहले संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोजिंग लाइन वो आपके साथ अगर कुछ कहना चाहते हैं तो संदीप जी प्लीज़ आप कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं आप लोग ISRN और सक्षम प्रोग्राम को मैं बोलूँगा अपॉर्चुनिटी मिला है आपके पॉडकास्ट सीरीज़ के द्वारा कि लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच पाए। मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष देना चाहता हूं कि आपका ये जो कार्य है और आगे बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं तक पहुंच पाए, जो कि इस सिस्टम को और बेहतर कर सके। थैंक यू सो मच। तो आपके और ISRN टीम के बिहाफ पे मैं पुनः एक बार संदीप शर्मा जी का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि वो आज आए, हमारे साथ जुड़े और न सिर्फ जुड़े बल्कि बहुत अच्छी बातें की। गुड गवर्नेंस को लेकर हमने विषय को पूरा आप सबके साथ साझा किया, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ISRN NGO क्लिनिक पॉडकास्ट देखते रहेंगे और इस अपने फीडबैक, अमूल्य जो फीडबैक हैं, वैल्यूबल फीडबैक हैं, वो देंगे, जिससे हम आने वाले समय में और अच्छे पॉडकास्ट लेकर आपके साथ आएं। आज आपका फिर से एक बार पूरी टीम के साथ धन्यवाद। थैंक यू।